हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि आपकी इससे पहले जो प्रीवियस क्लास हो चुकी है वहाँ पर हमने सेल, विक्रय, बिक्री इस टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसको कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में बताया गया है। वहाँ पर हमने इस टॉपिक को विथ एसेंशियल्स कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 55 की। हमने जहाँ एक और प्रीवियस क्लास में सेल के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमने पहली वाली क्लास में भी कही थी, आज भी कहेंगे कि सेल की अगर बात हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के तहत अगर सेल की बात की जा रही है तो उसका मतलब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पर अचल संपत्ति के लिए सेल की बात की जा रही है। और चल संपत्ति से रिलेटेड जो सेल होगी उसके लिए हमें कौन सा एक्ट देखना होगा, पहले भी बताया था हमने। वहाँ पर तब सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन हम यहाँ पर अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सेल में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो रूलिंग है, जो लॉ है, वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के लेसन में हम सेक्शन 55 को कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर सेलर और बायर के राइट्स और लायबिलिटीज़ को जानेंगे। अब भाई, जब सेल हो चुकी है प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब सेल हो गई है, तो वहाँ पर जो बायर है, जो सेलर है, उनके राइट्स और लायबिलिटीज़ भी अराइज होंगे। तो उसी के लिए सेक्शन 55 यहाँ पर बताया गया है। अब बहुत आराम से इसको समझिए। देखिए, आप सबसे पहले अब एक काम करिए कि आप बेयर एक्ट को ओपन कर लीजिए। बेयर एक्ट अपने सामने रख लीजिए पहले आप, और उसके माध्यम से अब हम आपको पॉइंट्स यहाँ पर आज क्लियर करेंगे। आपको पता चल रहा होगा बेयर एक्ट के माध्यम से भी कि सेक्शन 55 के रिगार्डिंग जो हैं कुल 6 पैरा दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेक्शन 55 6 पैरास में डिवाइड है, और हम उन्हीं के तहत आज आपको यहाँ पर अपने पॉइंट को क्लियर करेंगे। देखिए, एक बात समझिए स्टूडेंट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात हो रही है बायर और सेलर की। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर सेक्शन 55 का सब क्लॉज 1 देखूँ, तो उसमें यहाँ पर सेलर की जो ड्यूटीज़ होती हैं, जो सेलर की लायबिलिटीज़ होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि आखिरकार मैडम सेलर की क्या लायबिलिटीज़ होगी। सेलर कौन हुआ? मैंने पहले भी बताया था, सेलर वह व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी पर ओनरशिप पाई जाती है, जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, जो ट्रांसफरेबल है, तो वह सेलर हो गया। तो जब प्रॉपर्टी सेल की जा रही है सेलर के द्वारा, जब अपनी ओनरशिप बायर को ट्रांसफ़र की जा रही है, तब यहाँ पर उसकी सेलर की कुछ ड्यूटीज़ भी अराइज होती हैं, जो कि सेक्शन 55 के सब क्लॉज 1 में बताई गई हैं। अब समझना वो कौन सी ड्यूटीज़ हैं, वो कौन सी लायबिलिटीज़ हैं सेलर पर। देखो, जब सेलर अपनी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति सेल कर रहा है, अगर यहाँ पर वह जानता है कि उस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है, अगर यहाँ पर सेलर जानता है कि उस प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है, ऐसा डिफेक्ट है जिसको बायर नहीं जानता है, ना ही वह अपनी ऑर्डिनरी केयर करके जान सकता है, तब यहाँ पर यह ड्यूटी सेलर की बनती है, क्योंकि सेलर वो जानता था उस मटेरियल डिफेक्ट को। मैंने क्या पॉइंट्स रखे हैं? प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है, इसके बारे में सेलर जानता है, पर बायर नहीं जानता है, और ना ही बायर जान सकता है।
तब यहाँ पर यह ड्यूटी बनती है सेलर की कि वह बायर के सामने उन डिफेक्ट्स को डिस्क्लोज कर दे, उन डिफेक्ट्स के बारे में वह बायर को बता दे। अब एक बात अभी समझ लो, सेक्शन के बिल्कुल लास्ट पॉइंट में दे रखी गई है, बेयर एक्ट में देख लेना। अगर एक क्वेश्चन यही बन जाता है, अगर यहाँ पर जो सेलर है वह बायर को उस डिफेक्ट के बारे में नहीं बताता है, फिर क्या होगा? आप देखिए बेयर एक्ट में दे रखा है कि अगर यहाँ पर सेक्शन 55 के सबसेक्शन 1 के जो ए सब क्लॉज है, अगर उसके तहत कोई बात है, क्या पॉइंट है कि सेलर की ड्यूटी है बायर को डिफेक्ट बताने की और वह नहीं बताता है, तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि सेलर ने फ्रॉड करा है, उसका ये एक्ट कपटपूर्ण माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं सेलर की, बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं, और समझिए, आगे समझते हैं हम और ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बारे में। देखिए, जब प्रॉपर्टी सेल की जा रही है सेलर के द्वारा, तो यहाँ पर उसकी ड्यूटी बनती है कि जब भी बायर के द्वारा उससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी के, उनको देखने की, उनको एग्जामिनेशन करने की बात की जाए, तो यहाँ पर यह ड्यूटी बनती है सेलर की कि वह बायर की रिक्वेस्ट पर उसे वह डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जामिनेशन के लिए प्रोड्यूस कर सकता है। इसी के साथ में यह भी एक ड्यूटी बनती है सेलर की कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस हैं? रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, वह क्वेश्चंस जब भी बायर सेलर से पूछता है, भाई प्रॉपर्टी खरीद रहा है बायर, तो वह कई बार क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है वह प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो जब वह रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है अगर तो जब यहाँ पर अगर बायर सेलर से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेलर की ड्यूटी बनती है कि वह उन क्वेश्चंस आंसर का जवाब दे। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर यह याद रखना, यह भी एक ड्यूटी बनती है सेलर की कि जब सेलर और बायर की तरफ से अगर कोई टाइम तय कर लिया गया है, तो यहाँ पर उस प्रॉपर टाइम और प्लेस पर ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र बायर को कर दिया जाना चाहिए। अच्छा, इन सब में एक और आप बात याद रख लीजिए अभी से ही, जब आप सेक्शन 55 की बात कर रहे हैं और आपने बेयर एक्ट को भी रीड करा होगा, तो शुरुआत में एक लाइन लिख रही होगी उसमें, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी। एक बात याद रखना, जब तक पार्टीज के बीच में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब पार्टीज ने, सेलर और बायर ने पहले से ही तय नहीं कर रखा है कि हमें कौन सी ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ होंगी, उन्होंने कुछ तय नहीं करा है, तब उन बायर्स और सेलर की जो ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ होंगी, जो राइट्स होंगे, वो सेक्शन 55 के तहत ही माने जाएंगे जो उसमें बताए गए हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सेक्शन 55 के रिगार्डिंग उनकी ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ की, सेक्शन 55 के सबसेक्शन 1 के तहत कि सेलर की क्या ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ होती हैं। आगे समझो भाई, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है लेकिन अभी भी पोजीशन जो है प्रॉपर्टी का वो बायर तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो इस बीच में, इन तारीखों के बीच में उस प्रॉपर्टी के लिए यह ड्यूटी बनेगी सेलर की कि जो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वह उन्हें संभाल कर रखे, जैसे कि एज अ ऑर्डिनरी पर्सन वह उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास में संभाल कर रखे। एक और ड्यूटी बनती है सेलर की यहाँ पर कि जब बायर के द्वारा अब प्रॉपर्टी पर पोजीशन लिया जाना है, तो ये ड्यूटी बनती है कि जैसे ही यह ड्यूटी बनती है सेलर की ऑन बीइंग और रिक्वायरमेंट कि यह बायर को उसकी प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर कर दे। अब एक बात, जिस तारीख को सेल हो रहा है उस तारीख तक उस प्रॉपर्टी पर जितने भी पब्लिक चार्जेस हैं अगर, तो यहाँ पर ये ड्यूटी बनती है सेलर की कि वह उन सभी पब्लिक चार्जेस को भी पे कर दे। इसी के साथ में अब आप आ जाओ सेक्शन 55(2) के सबसेक्शन 2 पर। यह भी एक बात याद रखना कि जब प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो यह माना ही जाएगा कि वहाँ पर जो प्रॉपर्टी बेच रहा है सेलर, वो उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप रखता है, उसे ओनरशिप है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह वाला पॉइंट भी सेलर की
लायबिलिटी से रिलेट करता है कि यह एक सेलर की लायबिलिटी है, एक सेलर की ड्यूटी है एक यह भी कि जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बायर के लिए तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। अब जो दे रखा है इस पॉइंट में वो समझ लो क्या है। जहाँ पर सेल फ्यूडिशरी करेक्टर में हो, मतलब विश्वास पात्र के तहत हो, तो वहाँ पर वह व्यक्ति जो कि बायर के पास जा रहा है वह बायर को बताएगा कि वह प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई भी इनकम्बरेंस, मतलब कोई भी भार वगैरह नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिससे कि सेलर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ना कर सके। अब इसके बाद आप आओ सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 के तहत। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब सेलर को परचेज मनी, जो प्राइस मनी थी, अगर वो सेलर को प्राइस मनी पे कर दी गई है तब यहाँ पर अब सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वह बायर को जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल हैं वो उसको हैंड ओवर कर दे। लेकिन सेक्शन 55(3) के अंतर्गत एक प्रोविज़ो दे रखा गया है, उसे समझ लो अच्छी तरह से क्या है। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो ए है, उसके पास में एक मकान है, वो मकान बहुत बड़ा है, उस मकान में कम से कम 10 कमरे हैं। कितने कमरे हैं मकान में? 10 कमरे हैं। यहाँ पर ए ने इस मकान को सेल कर दिया है बी को, लेकिन इन्होंने 10 कमरों में से एक कमरा जो है, एक रूम, वो इन्होंने अपने लिए रख लिया है। क्लियर है? अब ऐसी कंडीशन में हम बात क्या कर रहे हैं? अभी सेक्शन 55(3) के तहत हम बात कर रहे हैं। हम बात यह कर रहे हैं कि जब परचेज मनी, जब प्राइस हैंडओवर कर दिया गया है सेलर को, तो इस सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वह डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स जो है, डॉक्यूमेंट जो है वह बायर को हैंडओवर कर दे। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल खुद सेलर अभी भी अपने पास रखेगा, जो प्रोविज़ो बताए गए हैं इसमें। जैसे कि ये वाला है, जो ए था उसके पास एक मकान है, मकान में 10 कमरे थे, उसमें से एक कमरा उसने अपने लिए रखा, बाकी प्रॉपर्टी उसने बेच दी बी को। अब यहाँ पर जो बायर, अब यहाँ पर जो यह सेलर है, जो सेलर है ए, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स अपने पास रखने की राइट रखता है, अपने पास रख सकता है। दूसरा जो प्रोविज़ो है इसी के रिगार्डिंग समझ लो। ए के पास एक मकान है, उस एक मकान को इसने कई लोगों को, बी, सी, डी और ई, इन चारों को मिलाकर बेच दिया। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, 4 लोगों को उसने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी है। अब यहाँ पर यह समझना, जो यहाँ पर यह डी है ना, डी पर्सन जो है यहाँ पर, यह डी पर्सन, इस पर्सन ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए थे उस प्रॉपर्टी में, यानी कि इसका हिस्सा सबसे ज़्यादा था इस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डी रख सकता है। अब आप सोचेंगे कि जो पहला वाला जो प्रोविज़ो था, जो पहला वाला एग्जाम्पल था, 10 कमरे थे जिसमें से एक कमरा उसने उसे अपने पास रख लिया है, तो अभी मैंने इस मामले में कहा कि जो सेलर था वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल अपने पास रख सकता है, तो बायर का क्या होगा? अब समझ लो यहाँ पर फिर बायर की रिक्वेस्ट पर, जब भी बायर उससे कहेगा, बायर की रिक्वेस्ट पर, बायर के खर्चे पर उसको डॉक्यूमेंट की एक कॉपी दे दी जाएगी। दूसरा जो प्रोविज़ो था जिसमें मैंने बताया था कि डी जो है उसके पास में कागज थे, क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी का अमाउंट दिया था, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करा था प्रॉपर्टी में, तो डॉक्यूमेंट टाइटल डी के पास थे। बाकी का क्या होगा फिर? बायर्स का। तो बाकी बायर्स के मामले में जब वो रिक्वेस्ट करेंगे उनके खर्चे पर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट उसको दे दिया जाएगा। अब इसमें एक बात याद रख लो, समझ लो, इसमें भी जो यहाँ पर सेलर है, मैं क्या बात कर रही हूँ, बार बार बता दे रही हूँ, मैं अभी इस सेक्शन 55(3) के प्रोविज़ो की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने कहा था बेयर एक्ट अपने पास में रखना। मैं क्या कह रही हूँ, जो यहाँ पर सेलर है या जो बाकी के जो बायर्स वाला प्रोविज़ो था, उनमें उनकी ड्यूटी बनेगी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स को संभाल कर रखने की, इतना संभाल के रखने की जितना कि एक ऑर्डिनरी पर्सन उनको संभाल कर रखेगा। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए? अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर राइट ऑफ सेलर। हमने ड्यूटीज पढ़ ली, सेलर की ड्यूटीज क्या थी, पर उसको राइट्स भी दिए गए हैं जिसको सेक्शन 55 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है। क्या राइट्स होंगे?
इसे समझ लो। जब तक ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती है, ओनरशिप ही ट्रांसफर होती है सेल में, पर अगर ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को, तब तक जो सेलर होगा वह प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट्स और जो भी बेनिफिट्स वगैरह होंगे उनको वह लेने का राइट रखेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? हम बात अब ड्यूटीज की नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं राइट्स की। सेलर के राइट्स क्या हैं भाई? अभी प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को अभी तक, तो फिर सेलर ही उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो रेंट्स होंगे, जो बेनिफिट्स होंगे, वह सेलर रिसीव करने की अथॉरिटी रखेगा। एक बात और समझ लो, यदि प्रॉपर्टी की ओनरशिप बायर को मिल गई है लेकिन अभी उसकी तरफ से प्राइस मनी सेलर को नहीं मिली है, फिर क्या होगा? तब सेलर उस प्रॉपर्टी पर क्या करेगा? तब सेलर उस प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ लीन रखेगा। ये तो हम सभी जानते हैं, राइट ऑफ लीन, धारण अधिकार। तब सेलर उस प्रॉपर्टी पर राइट ऑफ लीन रखेगा। इसका मतलब वह प्रॉपर्टी को तब तक अपने पास रखेगा जब तक कि उसे प्राइस मनी रिसीव नहीं हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर ड्यूटीज क्या होंगी। हमने सेलर के रिगार्डिंग दो बातें समझ ली। हमने सेलर के यहाँ पर राइट्स जान लिए, हमने यहाँ पर सेलर की ड्यूटीज जान ली। अब हम बायर के राइट्स और बायर की ड्यूटीज जानेंगे। तो याद रखना, बायर की ड्यूटीज बताई गई हैं सेक्शन 55 के सबसेक्शन 5 में। बायर की क्या ड्यूटी होती है? सबसे पहले याद रखो, यदि बायर ऐसा कुछ जानता है, ऐसा कोई फैक्ट बायर जानता है जो कि सेलर नहीं जानता है, और वो ऐसा कोई फैक्ट बायर जानता है जिससे कि वो जो प्रॉपर्टी है जो सेल की जा रही है उस प्रॉपर्टी की कीमत, वैल्यू बढ़ रही है, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट बायर जानता है, तो ये ड्यूटी बनती है बायर की कि वह उस फैक्ट को सेलर को बता दे। लेकिन अगर वह नहीं बताता है तो क्या होगा? बेयर एक्ट में बिल्कुल लास्ट में देख लो लिखा हुआ है सेक्शन 55(5) का ए। अगर यहाँ पर बायर अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है, आपको याद होगा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में जब सेक्शन 55(1) का ए पॉइंट बताया था, तब मैंने उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ पर सेलर की ड्यूटी बनती है कि जो भी फैक्ट्स वो जानता है, अगर वो जानता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है तो उसे बता देना चाहिए, सेलर की ड्यूटी थी। उसी तरह से बायर की ड्यूटी का पहला पॉइंट भी यह कहता है कि अगर बायर जानता है कि कोई फैक्ट है, ऐसा फैक्ट जिससे कि सेलर की प्रॉपर्टी जो सेल में जा रही है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ड्यूटी बनती है बायर की वह बता दे। अगर बायर उस पॉइंट को छुपा लेता है, उस फैक्ट को नहीं बताता है, तो क्या होगा? तो यह फ्रॉड माना जाएगा और इसको सेलर के बिहाफ पर वॉइडेबल करवाया जाएगा, या सेलर के बिहाफ पर वॉइडेबल माना जाएगा। यह और भी आगे इसकी ड्यूटीज और लायबिलिटीज बताई गई हैं बायर की, वो समझ लीजिए आप यहाँ पर। जब प्रॉपर्टी ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, अब ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है, समझ लो। अब उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप के बायर को ट्रांसफर होने के साथ ही आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कई बार एक पॉइंट पढ़ा होगा, रिस्क पास अवे। रिस्क पास अवे कि भाई जैसे ही प्रॉपर्टी का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गया, उसी के साथ में ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिस्क भी बायर को ट्रांसफर हो गए। अब अगर उस प्रॉपर्टी को कल को कोई भी डिक्रीज होता है या प्रॉपर्टी को इंजुरी होती है या डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसके लिए लायबिलिटी किसकी बनेगी? अब बायर की बनेगी, बशर्ते कि सेलर की तरफ से कोई ऐसा एक्ट ना हो जिस वजह से प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा हो। सेलर की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तब यहाँ पर लायबिलिटी किसकी बनेगी? बायर की बनेगी। और समझ लो अच्छी तरह से, इसमें जब प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो बायर को ट्रांसफर हो गई है, अब जैसे ही भाई ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई तो उससे रिलेटेड जितने भी पब्लिक चार्ज हैं, प्रॉपर्टी पर जो भी पब्लिक चार्जेस लग रहे हैं, अब वो सभी चार्जेस फिर बायर पे करेगा। क्लियर था? चलिए अब हम बात करेंगे
बायर के राइट्स के बारे में कि आखिरकार बायर के राइट्स क्या होती हैं। समझ लो, जब प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो चुकी है, अभी हमने कहा आपकी ड्यूटी थी कि आप पब्लिक चार्जेस दीजिए, उस प्रॉपर्टी पे जो भी पब्लिक चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे। तो भाई जब वो पब्लिक चार्जेस पे करने की ड्यूटी करेगा तो उसके पास ये राइट भी होगा कि अब इस प्रॉपर्टी से मिलने वाले रेंट्स और बेनिफिट्स भी वो रिसीव कर सकता है। और सिंपल, जब सेलर है उसको पेमेंट मिल गया है लेकिन उसने अभी तक अपना पार्ट फुलफिल नहीं करा, मतलब बायर को ओनरशिप वगैरह उसने पोजीशन वगैरह ट्रांसफर नहीं करा उसने बायर को, तब यहाँ पर बायर क्या कर सकता है, उसका राइट क्या होगा। तब यहाँ पर बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है या फिर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी करवा सकता है। तो ये आपको पॉइंट्स थे जो आपको इसमें कंप्लीट करने होंगे। इसी के साथ ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।